नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। इसमें दो स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र आता है, जैसे कि प्राचीन भारतीय विद्वान चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। मौर्य साम्राज्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है। और ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस समय की समकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, आर्थिक नीतियों, सैन्य रणनीतियों, विदेशों से संबंधों, कानून तथा न्याय और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को रेखांकित करता है। मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त गुप्तकाल के दौरान द्वारा लिखित एक संस्कृत भाषा का नाटक है, जो बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य भारत में सत्ता में आए। और यह नाटक मौर्यों के शासन के तहत सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी देता है। आगे हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है इंडिका। मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा करने वाली यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की कृति है। इसमें मौर्य साम्राज्य के जो अर्थतंत्र था, सामाजिक तंत्र था और प्रशासनिक इकाइयाँ थी, उसका पूरा वर्णन है। चौथा और लास्ट है इसमें बौद्ध और जैन स्रोत उस समय के मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें इस अवधि की सामाजिक आर्थिक स्थिति और बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका प्रमुख रूप से शामिल है। जैन स्रोत मौर्य शासकों, विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बाकी जो इसमें दूसरा स्रोत पढ़ने वाले हम, उसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि आपने हिस्टोरिकल चीज़ों को कैसे देखा है उस टॉपिक से रिलेटेड, या उसमें कौन सी चीज़ें नहीं आती। इसमें है अशोक के शिलालेख, बृहद शिलालेख। इसमें 14 शिलालेख आते हैं और 7 शिलालेख है और कई छोटे छोटे लघु शिलालेख है शामिल है। बाकी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो शिलालेख है अशोक के, उसके दौरान समकालीन भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ये आमतौर पर प्राकृतिक चट्टानों पर उकेरे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो उस समय की भारत में गुफाएं थी, या जो केव्स थी, कॉइन्स थे और भौतिक अवशेष थे, वो कैसी चीज़ें थी उस समय। गुफाओं में इसमें पहला आता है मौर्य साम्राज्य के कई गुहा लेख, लघु शिलालेख पाए गए, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। बिहार में बरार और नागार्जुनी गुफाएं अशोक के युग के अभिलेखों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्रोत, जिनमें अशोक के पोते दशरथ के बारे में बहुमूल्य जानकारियाँ में देखने को मिलती है। उस समय बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में जानकारियाँ बहुत कलेक्टिव है। इसमें गुफाओं में जो सिक्के हैं, कैसे सिक्के थे उस समय, इस अवधि के जो सिक्कों पर कोई लिखावट नहीं मिलती। ये मुख्य रूप से चांदी से बने आहत सिक्के थे। इन्हें जो ये सिक्के थे, इन्हें कार्पाषाण सिक्कों के रूप में जाना जाता है। ये जारी करने वाले जो प्राधिकरण की स्पष्ट पहचान नहीं करते, लेकिन इसमें विशेषता मौर्य सम्राटों से संबंधित है। और बाकी इसमें जो आर्थिक उस समय का जो उस समय ज्ञान था, या कह सकते हैं कि समृद्धि थी, उसके बारे में जानकारी अच्छी रूप से मिलती है। भौतिक अवशेष, भौतिक चीज़ों में क्या इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा।
बुल्दीबाग और कुम्हार में पुरातात्विक खोजें मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र से संबंधित है। समान रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में तक्षशिला, मथुरा, बीटा शामिल है। इन स्थलों के बीच एक उल्लेखनीय विशेषता कलाकृतियों की स्थिति जो स्थिति थी उसको कह सकते हैं कि उसका वर्णन करती है। मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास कैसा था? मौर्यों की उत्पत्ति, इसमें जो चंद्रगुप्त को है सेंड्रोकोटस कहा गया। बाकी हम इसके बारे में सीधा पढ़ने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजय विस्तार था या जो उनके शासनकाल के दौरान कैसी उनकी जो रणनीतियाँ थी वो क्या थी। उनका समय काल था 322 से लेके 298 ईसा पूर्व। उन्होंने नंदवंश के जो शासक थे धनानंद को हराया था और पाटलिपुत्र पर चाणक्य की सहायता से सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया था। बाकी इसमें जो विस्तार है, साम्राज्य विस्तार, पहला इसमें यूनानियों पर विजय। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर को पश्चिमी भारत का एक बड़ा हिस्सा दिया था, क्योंकि वो जंग में उस समय उनसे हार गए थे। इस समझौते के तहत सेल्यूकस ने कंधार के आसपास दक्षिण पूर्व के अफगानिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के बीच का क्षेत्र उनको सौंप दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, जिससे हुआ ये कि जो यूनान और भारत के बीच में है वो पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। उसके बाद यूनान से जो आक्रमणकारी थे भारत में वो आए पर बहुत कम आए। दूसरा है पश्चिमी भारत पर विजय। रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष जो नियंत्रण था वो स्थापित किया था। उस समय पुष्यगुप्त वैश्य उस क्षेत्र का गवर्नर था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था उनके समय में। अशोक का सोपारा अभिलेख भी पश्चिमी भारत पर मौर्यों के नियंत्रण की पूरी पुष्टि करता है। दक्षिणी भारत पर विजय का अभियान उन्होंने कैसे लॉन्च किया? अशोक के अभिलेखों, जैन ग्रंथों, संगम साहित्यों में दक्षिण भारत का जो मौर्य विस्तार का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे और जैन ग्रंथों में उनके जो श्रवण बेलगोला, कर्नाटक और चंद्रगिरी पर्वत की यात्रा का विशेष रूप से जो है उल्लेख वो मिलता है। बाकी इसमें जो आगे की चीज़ पढ़ने वाले वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक व्रत के द्वारा अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर लिया था और उसके बाद उन्होंने बिंदुसार को आगे अपना राज्य का जो कारोबार है और संचालन का जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी थी। उन जो बिंदुसार का जो समय काल माना जाता है वो 298 से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि इस समय काल के दौरान उन्होंने शासन किया था। बाकी जो बिंदुसार के समय में एक विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए उन्होंने पहले अपने बड़े बेटे सुशील को तक्षशिला में भेजा था, लेकिन वो फेल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अशोक को भेजा था तक्षशिला, जहाँ पे कुछ दुष्ट अमात्यों ने बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रखा था और उस जो विरोध था वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसको सफलतापूर्वक दबाया था अशोक के द्वारा। राजनयिक संबंध जो बिंदुसार के समान जो समीप जो साम्राज्य के विस्तार के कारण थे या उनके टाइम में जो डेवलपमेंट हुई वो कैसी डेवलपमेंट हुई। यूनानी शासक कई बार भारत आए, जैसे कि सीरिया के शासक इसमें नाम मिलता है एंटियोकस। वो भारत आए और उन्होंने जो है कुछ चीज़ें सीरिया से शराब जैसे और
जो मादक पदार्थ होते हैं वो भारत में एक तरीके से लाई। आगे इसमें जो अशोक है, अशोक ने बिंदुसार के बाद अपने पिता का साम्राज्य संभाला। अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य के बराबर ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा माना जाता है। अशोक की जो पहचान सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी। एक ये इंग्लैंड का वो था, इतिहासकार था। तो उदाहरण के लिए जो अशोक के शिलालेख थे, जैसे विष्णु पुराण, बुद्ध शाक्य, मास्की अभिलेख, मगधराज, भाब्रू अभिलेख, महाराज कुमार, पनगुंडरिया अभिलेख, पियदस्सी राजा बरार गुहालेख और देवनाम पियदस्सी रुमिंदई के जो और गिरनार के अभिलेख थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अशोक के जो साम्राज्य का उस समय नक्शा था वो उसके बारे में पढ़ते। इसमें पूरा अफगानिस्तान था, पाकिस्तान पूरा, ईरान के पूर्वी कुछ भाग शामिल थे और कह सकते हैं कि आप जो पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वो इसमें शामिल था अशोक के साम्राज्य विस्तार में। इसके अलावा आधे से ज़्यादा नेपाल था, आधे से ज़्यादा भूटान, बांग्लादेश भी पूरा और ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो साम्राज्य था अशोक का उस समय फैल गया था। उस समय के जो अशोक के सबसे प्रमुख शहर थे वो थे कह सकते हैं कि आप तक्षशिला को सबसे इम्पोर्टेंट शहर के रूप में माना जाता है। ये सिर्फ एक व्यापारिक शहर नहीं था बल्कि एक विद्या का बहुत बड़ा जो है केंद्र था। बाकी जो इस चीज़ में हम कलिंग युद्ध का है, तो कलिंग युद्ध का उनके ऊपर, अशोक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने उसको जो कलिंग युद्ध के बाद अपना जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसको छोड़ दिया और उसके स्थान पर धम्म नीति को अपनाया। धम्म नीति से जो अशोक ने अपने साम्राज्य के लोग थे या जो अमात्य थे उनको महामात्र धर्म महामात्रा की उपाधि दी। जो लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, लोगों की देखभाल करने में जुट जाते थे। बाकी जो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अशोक की धम्म और आंतरिक नीति, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। और जो धम्म नीति, उनके धम्म नीति अपनाने के कारण थे वो क्या थे, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।